हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरीज पढ़ी थी, तो वो आप देख सकते हो। आज हम ये पढ़ेंगे सिटीजनशिप की थ्योरी और स्लेवरी की थ्योरी पढ़ेंगे जो एरिस्टोटल ने दी है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल बात करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते वो कौन कौन है। फर्स्ट इज स्लेव, सेकंड इज चिल्ड्रन, थर्ड इज वुमेन, फोर्थ इज ओल्ड पीपल एंड फिफ्थ इज बिसाइड द जनरल रूल ऑफ एक्सक्लूडिंग फॉरेनर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इनको क्यों नहीं माना जाएगा, वाई ही एक्सक्लूड टू बिकम द एलिजिबल ऑफ सिटीजन्स इन द एथेंस एज वेल एज ग्रीक। क्यों इनको नहीं बाहर निकाला जाता, क्योंकि क्यों नहीं माना जाता, इनको कंसीडर क्यों नहीं किया जाता कि ये क्या है, सिटीजन है। ऐसा क्यों? इनके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्लेव्स का बोला है इन्होंने, तो स्लेव्स क्यों? क्योंकि दे हैव नो रीज़न, यानी कि इनके पास नॉलेज नहीं होती। इनके पास नॉलेज नहीं होती, इसलिए जो है ये सिटीजन बनने के एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को क्यों एक्सक्लूड किया है? बिकॉज दे लैक मैच्योरिटी। इनके पास जो है नॉलेज नहीं होती, ये छोटे बच्चे होते हैं और इनके पास इतनी समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसलिए जो है इनको भी एक्सक्लूड किया है। थर्ड इज वुमेन। वुमेन इसलिए कि दे आर सो मच इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द फैमिली डैट दे डू नॉट हैव टाइम। मतलब जो वुमेन होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, घर के काम में इतना बिजी रहती है कि वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट हो सके, इतना उनके पास जो है टाइम नहीं होता, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द फैमिली। तो इसलिए इनको एक्सक्लूड किया। एंड फोर्थ पॉइंट इज ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल इसलिए बिकॉज इनकी जो फिजिकल कंडीशंस होती है वो अनसर्टेन होती है, उनकी ख़राब होती है, वो कभी आ भी सकते हैं पार्टिसिपेट होने के लिए तो इस स्टेट के अफेयर्स में, तो कभी नहीं भी, तो इसलिए इनको एक्सक्लूड किया। और इनकी जो जायदाश्त होती है वो भी क्या होती है, मेमोरी इनकी वो होती है, कम होती है ओल्ड एज में, इसलिए जो है हमें इन पे भी वो एक्सक्लूड किया इनको भी। और फिफ्थ को बोला हुआ है जो फॉरेनर्स आए जो आते हैं हमारे मतलब स्टेट में, उनको भी एक्सक्लूड किया है, क्योंकि वो भी हमारे जो है सिटीजन नहीं है। ठीक है, सिटीजन सिर्फ वो हो गए जो हमारे ग्रीक, जहाँ हमारे एथेंस का में जन्म हुआ हो, उस मतलब उस इंसान का, और जो और मतलब बॉर्न एंड ब्लड जो है वो नेटिव हो कहाँ का, ग्रीक का। तो हु आर द एलिजिबल टू बी सिटीजन्स? कौन सिटीजन्स के लिए एलिजिबल होगा? जो ग्रीक में जिसका जन्म हुआ होगा, जो ग्रीक का खून होगा उसको। और उसमें कौन सिटीजन होगा? मेल। सिर्फ मेल होंगे जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, जिनके पास मतलब गाड़ी वगैरह, यही सब कुछ जो भी है, पैसे वगैरह, प्रॉपर्टी, इसमें सब में आ जाता है, तो वही जो है सिटीजन बनने के लायक होगा। इसका ग्रीक का एज वेल एज एथेंस का, उनको माना जाएगा। और सिर्फ मेल को माना जाएगा, फीमेल को किसी भी तरह से जो है नहीं होगा, क्योंकि ये बोलते हैं कि इनका जो काम होता है घर पे होता है, इनको चार दीवारी में रहना चाहिए। वाई एक्सक्लूड ग्रुप ऑफ पीपल? ये क्यों ग्रुप ऑफ पीपल को क्यों एक्सक्लूड करते हैं? इनका मानना है एरिस्टोटल का कि जो सिटीजन है, एक उनकी ड्यूटी बनती है स्टेट के प्रति। ठीक है, तो क्या ड्यूटी बनती है स्टेट के प्रति? क्यों बनती है? बिकॉज दे आर पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट के अफेयर्स में, स्टेट के काम में ये पार्टिसिपेट होते। कौन से अफेयर्स, कौन से काम? लॉ मेकिंग, जैसे कोई डिसीजन मेकिंग बनाना अपने स्टेट के लिए, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाना इस चीज़ के लिए। एंड सेकंड इज जुडिशियल। तो ठीक है, उस चीज़ पे क्या करना है, जज एवेल्युएट करना है कि क्या सही बना है कि नहीं। ठीक है, इस तरह के काम में जो पार्टिसिपेट करता है डैट इज़ एलिजिबल टू द सिटीजन्स, टूवर्ड्स द सिटीजन्स। ये मैंने आपको समझा दिया कि इनको एक्सक्लूड क्यों किया, वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड ओल्ड पीपल। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसके बाद क्या होता है, इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है इनकी थ्योरी को। बोलते हैं कि जो एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ सिटीजन दी है, इसको हम डेमोक्रेटिक जहाँ डिज़ायरेबल नहीं मानते। क्यों डेमोक्रेटिक? क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोगों का, यानी कि हर एक लोगों का जो है इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मेन जो है सिर्फ मेल को ही ज़्यादा क्या किया गया है, बोला गया है, जिनके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तो डेमोक्रेटिक का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेटिक ही अपने आप में एक सेंस है कि जो लोग जो है लोगों के द्वारा ही चलती है गवर्नमेंट। ठीक है, और डिज़ायरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की मर्ज़ी से नहीं है। ठीक है, सभी की मर्ज़ी से नहीं है, तभी ये अनडिज़ायरेबल है।
तो इट इज़ नैरो कंसेप्शन ऑफ सिटीजन, यानी कि इन्होंने नैरो बहुत ही कम कंसेप्शंस दिया है, यानी कि सिर्फ मेल को ही प्रायर किया है, तो वो भी जिसके पास प्रॉपर्टी हो। ओल्ड पीपल भी नहीं होगा इसमें, सिर्फ मेल जो अडल्ट होंगे, ठीक है। इसलिए ये नैरो कंसेप्शन मतलब इन्होंने दी है सिटीजन को। लेकिन फिर भी हम इनकी जो जितनी भी थियोरी है पूरी की पूरी हम डिस्कार्ड, यानी कि इसको नकार नहीं सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें भी हमें सही लगा कि हाँ डैट इज़ ट्रू। वो कैसे? ही डज है मेक अ सेंसिबल आर्गूमेंट। एरिस्टोटल ने कुछ आर्गूमेंट दिए सेंसिबल, वो हमें सही लगे। कौन से? सिटीजन इज ए ड्यूटी इफ सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू मेक क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट देयर इज नो पॉइंट टू कंसिडरिंग दैम एज सिटीजन्स। मतलब कि इन्होंने एक सेंसिबल आर्गूमेंट ये दिया है कि जो सिटीजन एक का फ़र्ज बनता है कि वो एक ड्यूटी जो है टूवर्ड्स द स्टेट जो है दे, मतलब स्टेट के प्रति उसकी ड्यूटी बनती है, ये सही है, ठीक है। तो लेकिन अगर सिटीजन्स के पास इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जाने कि उसके पास इतना नहीं है कि वो पार्टिसिपेट हो सकता है स्टेट के अफेयर्स में को अच्छी तरह से, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सिटीजन नहीं है। अगर वो किसी न किसी रीज़न से अगर वो पार्टिसिपेट नहीं हो सकता मतलब स्टेट के कामों में, तो हम उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए कि वो सिटीजन्स नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो है विल बी सिटीजन, जो लोग सिटीजन्स का पार्ट बन रहे हैं जो इनफॉर्मल सेंस में, तो लेकिन वो उनको हमें जो है सब्सटेंशियल टर्म्स में नहीं गिनना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्सटेंशियल टर्म्स में नहीं होते वो, ठीक है। जिनका ये मेन कंक्लूड निकलता है कि सभी जो उधर के रहने वाले सभी सिटीजन्स होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही ऐसे लोगों को ही कंसिडर करो जो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेशन हो, जो मेल एडल्ट हो, ठीक है। बाकी तो इन्होंने एक्सक्लूड कर ही दी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थियोरी ऑफ स्लेवरी। थियोरी ऑफ स्लेवरी में जो है ये स्टेटमेंट देते हैं एरिस्टोटल, ये बोलते हैं स्लेवरी इज़ नेचुरल एज वेल एज डिज़ायरेबल एंड यूजफुल इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्लेवरी तो अपने आप में एक बाय नेचर है, ठीक है, नेचुरल है, और एक डिज़ायरेबल यानी कि एक यूजफुल इंस्टीट्यूशन है। मतलब कि स्लेवरी हमारे कितना काम आती है, हर एक चीज़। अगर स्लेवरी ना हो तो हम भी किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि ये जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है, किसी के काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक राजा है, राजा का काम है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपने राज्य को संभाले। तो सोचो अगर राजा के पास स्लेव्स ना हो तो वो तो घर के काम में उलझा रहेगा। ऐसे तो वो जब स्लेव्स उनका काम करेगी तो राजा को इतना होगा कि वो उसको अपने काम में ही जो है ध्यान फोकस होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास तो जो है नौकर चाकर है। ये मतलब है इसका कि यूजफुल इंस्टीट्यूशन है। और स्लेवरी वाज द इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस इन एंशियंट ग्रीस में होती थी। इसकी पुराने ग्रीस में पुराने टाइम पे जो थी इसको माना जाता था स्लेवरी को। बट देयर यूज टू बी टू कैटेगरीज ऑफ स्लेव्स। ये भी बताते हैं कि दो तरह के स्लेव्स होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं वो बताएंगे। फर्स्ट इज़ नेचुरल स्लेव्स। नेचुरल स्लेव्स होते हैं वो जो बाय नेचर, यानी कि जिनकी जनरेशन ही स्लेवरी हो, ठीक है, बाय नेचर जो। तो और सेकेंड इज़ स्लेव बाय लॉ। इसका मतलब है कि जब लड़ाई होती है दो साम्राज्यों में, यानी कि दो राज्यों में जब लड़ाई होती है, तो अगर समझो ये वाला हार गया, ठीक है, और ये वाला विन कर गया, तो इसकी जितनी भी फोर्स होगी, जितनी भी सेना होगी, और जितने भी इसके राजा भाई बुई जो भी सब कुछ है, वो इसके क्या बन जाएंगे? अधीन बन जाएंगे, यानी कि इसके अंडर हो जाएंगे। और ये इनको क्या कर देगा? ऐसे स्लेव जो है उनको रख लेगा अपने पास, समझ गए? यानी कि प्रिजनर्स ऑफ द वॉर, जो कि कैदी हम जब कोई लड़ाई होती है, आपने सुना होगा कि लड़ाई के दौरान ना लोगों को है उनको बंदी बना के ले जाती है अपने साथ, ठीक है। इसी तरह जो है उन लोगों को क्या बोलते हैं? स्लेव वाले लॉ, ठीक है। तो एरिस्टोटल थियोरी इज़ अबाउट दोज हु आर स्लेव बाय नेचर, यानी कि जो एरिस्टोटल है इन्होंने किस बेस पे थियोरी दे रहे हैं? फर्स्ट वाले पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा, स्लेव बाय नेचर, ठीक है। इसके बारे में भी बात करते हैं। ये बोलता है हु आर स्लेव बाय नेचर, यानी कि कौन है स्लेव बाय नेचर। इसके अकॉर्डिंग नेचर ने जो है दो तरह के लोगों को बनाया है। नेचर हैज़ मेड टू टाइप ऑफ पर्सनस। फर्स्ट इज दोस्त जो हु आर स्लेव बाय नेचर, सेकंड इज दोस्त जो हु आर मास्टर्स बाय नेचर। क्या मतलब? जो कि बाय नेचर ही स्लेव्स, मतलब बाय नेचर ही स्लेव्स है। जैसे कि उनकी जो जनरेशन है, अगर एक पर्सन जो है वो स्लेव है, आगे उसकी जितनी भी जनरेशन होगी वो भी स्लेव्स होगी, ऐसा ना, बाय नेचर ही है ना।
तो बिकॉज दे हैव नो इनफ प्रॉपर्टीज या इनफ जो है करियर अबाउट एनी फील्ड, तो उनको जो है वो स्लेव ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना जो है नहीं होती रिसोर्सेज, ठीक है, तब भी वो बाय नेचर स्लेव्स रहते हैं। तो सेकंड इज दोज हु आर मास्टर्स बाय नेचर, वो कौन हो गए, जो बाय नेचर ही मास्टर, जिनकी जो है प्रथा ही राजाओं वाली चल रही आ रही है, जैसे कि अब एक रूलर है तो उसकी जितनी भी जनरेशन है आगे, तो वो भी मास्टर क्लास का पार्ट होगी, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं, तो इसका मतलब कि नेचुरल इनइक्वलिटी पे भी जा बिलीव किया जाता है, तो जो बाय नेचर जो है मास्टर क्लास का पार्ट है, ठीक है। तो हु आर द क्वालिटीज ऑफ स्लेव्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्लेव्स है, क्या क्वालिटी होती है स्लेव्स में। स्लेव्स में ये क्वालिटी होती है क्योंकि ये फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। कैसे, दे आर मेंट टू बी स्लेव्स बाय नेचर, मतलब इसका मतलब होता है जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं ये क्या होते हैं, स्लेव्स बाय नेचर। कैसे, ही वांट्स अस टू अंडरस्टैंड मैसेज ऑफ नेचर, नेचर हैड मेड सम पीपल फिजिकली स्ट्रांग सो डैट दे कैन परफॉर्म द फिजिकल वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब कि एरिस्टोटल ने एक नेचर का मैसेज समझाने के लिए बताया है, जो बताना चाहते हैं कि जो नेचर है इन्होंने कुछ लोगों को फिजिकली स्ट्रांग बनाया है और कुछ लोगों को ताकि जो है वो फिजिकल वर्क कर सके लंबे समय तक, जैसे कि एग्रीकल्चर का काम करना या घर की सफाई मतलब किसी के घर सफाई करना, फिजिकल वर्क जो भी रिलेटेड एनी टॉपिक्स एनी रिलेटेड कोई मतलब आता है तो डैट इज़ फिजिकल, जो कि फिजिकल हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्लेवरी होते हैं तो ये भी फिजिकल काम करते हैं ना लंबे लंबे समय तक, क्योंकि ये फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जाने कि नेचर चाहता है कि वो क्या करे, उनमें क्या मतलब स्टेट के काम में वो क्या करे, इन्वॉल्व रहे, बिकॉज उनमें क्या रिक्वायर होती है, मेंटल वर्क, उनके पास रीज़न होती है, तब ये वो मेंटली स्ट्रांग होती है, यानी कि उनका जो मेंटल वो है एक्टिविटी है जो उनकी मेंटल वो क्या है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो है वो मेंटल वर्क में ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, ज़्यादा वो कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास रीज़न होती है, तभी वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मेंटली स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, जो मास्टर क्लास का पार्ट हो, क्योंकि स्लेवरी के पास उनके पास नॉलेज नहीं होती, बस वो उनको जो है उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग का वो ऐसे फिजिकल वर्क ही करना जानते हैं, ठीक है। तो हु आर मास्टर्स, मास्टर्स कौन है, जिनके पास रीजन भी हो और जिनके पास करेज भी हो, रीजन एंड करेज मैन ऑफ। तो वाई रीजन एंड करेज, ऐसा क्यों, क्योंकि दोज हु आर मास्टर आर सपोज टू टेक डिसीजंस, जो मास्टर क्लास का पार्ट होता है, जो रूलर क्लास का पार्ट होता है, उनसे ये सपोज होता है कि वो डिसीजंस हमारे लिए बनाए, उनके मतलब हमारे लिए अच्छे से अच्छे अपने जो है डिसीजंस बनाए, बिकॉज दे हैव ए रीज़न, ठीक है, दे हैव इन लॉट ऑफ नॉलेज। तो हैंस दोज हु कैन टेक डिसीजंस एज वेल एज हैव करेज टू स्टैंड बाय द कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजंस आर द मास्टर्स, मतलब कि जो हमारे लिए डिसीजंस बनाता है, यानी कि वो उनमें करेज है कि कल को हमारे डिसीजंस में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी तरह के अगर कोई ऑब्स्टेकल्स अगर वो खड़े हो जाते हैं कोई भी, तो हम जो है हमारे में इतना करेज होता है कि हम उस चीज़ को क्या कर सकें, एनकाउंटर कर सकें, सामना कर सकें, ठीक है। इतनी एबिलिटी होती है एक मास्टर के पास, दे हैव ए रीजन एंड ए करेज बिकॉज दे आर रिलेटेड टू मास्टर क्लास का पार्ट एंड दे हैव मेंटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन द वर्क्स ऑफ रीजन, यानी कि मेंटल वर्क में इनका इन्वॉल्व होते जाता। तो मेंटल वर्क ही होता है जो हमारे स्टेट को संभाले, ठीक है। हु आर स्लेव्स बाय नेचर, स्लेव्स बाय नेचर कौन होता है, स्लेव्स बाय नेचर वो होता है जो जिनमें रीज़न या करेज ना हो, मतलब दोज हु आर स्लेव्स बाय नेचर डो नॉट हैव रीज़न एंड करेज, जिनके पास रीज़न या करेज ना हो, जो उनके पास क्या होता है, वो कौन होते हैं, स्लेव्स होते हैं। करेज इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट जो है करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट हैव करेज वी विल नॉट बी एबल टू मेक डिसीजंस, यानी कि अगर हमारे पास जो है करेज ना हो, करेज इतना इम्पॉर्टेंट जो है फीचर्स होता है एक हमारी एंटिटी का, हमारी इंडिविजुअल एलिमेंट का, कि अगर ये ना हो, क्योंकि अगर हमारे में करेज ना हो तो हम जो है कभी भी डिसीजंस बनाने में सही नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। प्रिंस हैज़ टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स, ब्रेव लाइक लॉइन। तो ये बोलते हैं एरिस्टोटल की एक प्रिंस को जो है होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, जैसे कि फॉक्स होता है, लोमड़ी होती है चालाक, इस तरह का जो है होना चाहिए वो, और
ब्रेव होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, लायन की तरह यानी कि शेर की तरह होना चाहिए कि जिससे वो क्या करे अच्छे से, वो अगर डिसीजंस बना रहा है अच्छे से मतलब क्लेवर होके, तो उसको ब्रेव भी होना पड़ेगा शेर की तरह, ताकि उस चीज़ के लिए भी डिसीजंस में क्या क्या जो है ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसके लिए भी वो सामना करे। इतना जो है इसमें करेज होना चाहिए, इतनी रीज़न होनी चाहिए, इतना जो है उसमें दम होना चाहिए। फिर जस्टिफिकेशन होती है स्लेवरी की, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ यूज़फुल, मतलब जस्टिफाई किया जाता है स्लेवरी को, इवेल्युएट किया जाता है। ये बोलते हैं स्लेवरी फर्स्ट इज़ नेचुरल है एंड सेकंड इज़ यूज़फुल है। मतलब यूटिलिटी ऑफ स्लेवरी सिस्टम, मतलब कैसे कि इट इज़ यूज़फुल टू इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि ये जैसे हमारा काम करते हैं ना, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह और भी तरह के काम करते हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक रिलेटेड होता है, तो इसलिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। बिकॉज अगर दे क्रिएटेड थे कमोडिटीज़, तो आई विल मतलब वी विल ग्रो ए बेटर इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये मतलब है कि अगर इनकी ये ना हो तो हमारी भी इकोनॉमिक जो है डाउन होगी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो लंबे समय तक जो है काम कर सकते हैं, फिजिकल वर्क कर सकते हैं। तो दोस्त हु आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैन वर्क फॉर लॉन्गर टर्म, क्योंकि वही होंगे जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग होंगे वही लंबे समय तक काम करेंगे। इट इज़ यूज़फुल फॉर स्टेट, स्टेट के लिए भी ये यूज़फुल होगा। कैसे? इफ़ मास्टर हैज़ ए स्लेव, स्लेव विल वर्क फॉर हिम, मास्टर कैन अफोर्ड टू मेक क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। यानी कि अगर मतलब स्टेट के लिए कैसे यूज़फुल होगा, अगर मास्टर के पास स्लेव्स है, उनके पास नौकर चाकर हैं, तो स्लेव्स क्या करेंगे, मास्टर के लिए काम करेंगे, यानी कि मास्टर को कोई भी काम होगा वो स्लेव करेंगे, और मास्टर का जो जितना भी सारा फोकस है वो स्टेट के कामों में एक अच्छे से अपने आप को एक अच्छे से मतलब क्वालिटेटिव तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकेगा। बिकॉज उनका जितना भी काम है सारा कौन संभालेगी, स्लेव्स संभालेगी, उनके घर का जो भी है हर एक चीज़, तो उनका जो है फिर एक ही काम होगा कि वो अच्छे से जो है पार्टिसिपेट करेंगे स्टेट में। तो इससे भी स्टेट के लिए जो है काफ़ी यूज़फुल है। थर्ड इज़ इट इज़ यूज़फुल फॉर मास्टर, मास्टर के लिए कैसे यूज़फुल है, पहले तो स्टेट बताया नहीं, स्टेट के कामों में अगर स्टेट के काम अच्छे होंगे तो स्टेट के लिए यूज़फुल हुआ ना, ठीक है। क्योंकि मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा कि वो अपना अच्छा कीमती टाइम जो है अपने इसमें करे, कंटिन्यू करे। तो इट इज़ यूज़फुल फॉर मास्टर, मास्टर के लिए कैसे यूज़फुल, इट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू मास्टर टू एनहांस इस वर्च्यू, यानी कि जब स्लेव उनके लिए काम करेंगे तो मास्टर के पास इतना मौका होगा कि उस समय जो है अपने वर्च्यू को, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाए, एनहांस करे, ठीक है। ये इस तरह से मतलब वो होती है, मास्टर के लिए यूज़फुल होती है कि वो उनको मौका मिलता है कि और भी बेटर करे स्टेट के कामों में, अपनी जो है एक पहचान बनाए, अपने वर्च्यूज़ को भी एनहांस करे, तो ठीक है। एंड फोर्थ इज़ इट इज़ यूज़फुल फॉर द स्लेव, स्लेव के लिए भी यूज़फुल है। वो कैसे? क्योंकि कुछ जो स्लेव होते हैं वो बाय नेचर क्या होती है, स्लेव होती है, ठीक है। कुछ स्लेव बाय नेचर होती है एंड कैन नॉट लिव इन देयर ओन, और अपने घर पे वो रह नहीं सकते, तो इनको मास्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटेक्शन की भी, खाना खुना की भी इनको मास्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद इन द कंपनी ऑफ गुड मास्टर एटलीस्ट स्लेव विल हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सम वर्च्यूज, मतलब कि अच्छे मास्टर की कंपनी में जब ये स्लेव्स रहते हैं तो स्लेव्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने भी कुछ क्वालिटीज़ को डेवलप कर पाए, इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो बोलते नहीं जैसे रंगत वैसी संगत, उसी हिसाब से जो है ये अपने आप को भी निखार सकते हैं, इनके पास मौका होता है। फिर एरिस्टोटल जो है सजेस्ट करते हैं, कुछ सर्टन रिफॉर्म्स करते हैं, कुछ इम्प्रूव करते हैं। ये बोलते हैं इफ़ स्लेव्स डिवेल्स वर्च्यू ऑफ रीज़न एंड करेज मास्टर कैन मेक हिम फ्री, यानी कि अगर ये मानो कि अगर स्लेव्स जो है इनके पास अपॉर्चुनिटी है, अपने रीज़न को डेवलप कर रहे हैं, अपने करेज को कर रहे हैं, तो मास्टर उनको फ्री छोड़ना चाहिए। बिकॉज अब वो मतलब अपने सेल्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन मास्टर की ड्यूटी बनती है ही वॉज अवेयर डैट स्लेव्स जो है आर नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली, हैंस ही सजेस्टेड डैट मास्टर्स कुड टेक केयर ऑफ स्लेव्स प्रॉपरली। एरिस्टोटल बोलते हैं अगर उनके पास रीज़न और करेज आ जाए तो स्लेव जो वो होते हैं, मास्टर होते हैं, उनको जो है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो कभी भी उनके साथ जो है अच्छे तरीके से जो है बिना ऐसे बदतमीजी तरीके से उनके साथ ट्रीट ना करें, इक्वली अच्छे से जो है उनके साथ ट्रीट करें स्लेवरी के पास। क्योंकि ये सजेस्ट करते हैं मास्टर को कि मास्टर को क्या करना चाहिए, स्लेव्स को अच्छी तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी टेक केयर करनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ये हमारे लिए जो है, अगर ये ना हो तो हमारी जो है हम भी अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे और अच्छे से स्टेट भी नहीं चल पाएगी। इसलिए ये क्या बताती है, यूटिलिटी बताती है स्लेवरी सिस्टम का, कि स्लेवरी हमारे कितने कितने डायमेंशंस को कितनी हद तक जो है वो यूज़फुल है, ये बताते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। इमैनुअल कांत है वो ना एक आइडियोलॉजी है, वो हम आगे जाके जब हमारा कोई टॉपिक आएगा आइडियोलॉजी के रिलेटेड उसमें हम पढ़ेंगे। तो अभी भी इन्होंने हम थोड़ा समझ लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जो स्लेवरी है इस नेचुरल है। क्या समझा कि स्लेवरी क्या है, एक नेचुरल है, यानी कि सिंपैथी इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरी टाइम एवरीवेयर, यानी कि सिंपैथी जो है हर समय जो है हर कहीं भी नहीं एप्लीकेबल होती। कहीं ऐसे लोग होते हैं कि वो सिंपैथी नहीं शो करते या नहीं करना चाहते। इट मे भी नेचुरल होता है ये चीज़, ठीक है, बट वी डू नॉट लिव इन नेचर। ये बोलते कि जो स्लेवरी होती है, अगर माना कि ये नेचुरल है लेकिन हम नेचर के हिसाब से नेचर में नहीं रह सकते, ऐसे नेचर में नहीं रह सकते। हमारा काम बनता है उस चीज़ को इम्प्रूव करें, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मे बी द प्रिंसिपल इन नेचर, इट नीड नॉट टू बी ए प्रिंसिपल इन सोसाइटी। मतलब नेचर का प्रिंसिपल क्या है कि जो फिटेस्ट है, यानी कि जो फिट मैन है, जो इंसान है वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है, तो लंबे समय तक। ये मतलब है नेचर में प्रिंसिपल का, इस प्रिंसिपल का, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट हमें इस सोसाइटी में अगर हमें रहना है तो इस प्रिंसिपल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सोक्रेटिस बोलते हैं कि सोक्रेटिस हिमसेल्फ हेल्ड दैट व्हाट इज शुड नॉट डिटरमिन व्हाट ऑट टू बी, हमें वो नहीं डिटरमिन करना चाहिए जो होना चाहिए, इट शुड बी वाइस वर्सा। तो इन कंटेम्परेरी टाइम्स नो अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैन जस्टिफाई स्लेवरी, एवरी पर्सन ऑट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ये बोलते हैं कंटेम्परेरी मतलब एडवांस मॉडर्न टाइम पे ये बोलते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन की यूटिलिटी का कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका कोई वो नहीं है कि कोई कीमत नहीं होनी चाहिए इसकी, मतलब यानी कि इसकी कोई प्राइस लेस है ये, ठीक है। ये जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को कि हर इंसान जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि इमैनुअल कांत जो है मैंने आपको बताया आइडियोलॉजी है ये, ठीक है। तो ये बताते हैं एक कंसेप्ट, बताते हैं एक प्रिंसिपल ह्यूमन डिग्निटी का। ये बताते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी जो है एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये कौन बोलते हैं, इमैनुअल कांत ने कोट दिया है, यानी कि ह्यूमन डिग्निटी। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक मैन जो है अपने आप ही जो है अपने टाइम पे वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें जो है एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से ट्रीट होना चाहिए। मतलब ये नहीं अपने मतलब के लिए उनके साथ जो है अच्छे से ट्रीट ना हो। जैसे कि कोई मास्टर अगर वो अपने स्लेव्स को अपने काम पे रखता है तो मास्टर का ये काम नहीं होता कि उसको डांटे या उसके साथ अच्छे से व्यवहार ना करे। सभी की ड्यूटी बनती है क्योंकि वो ह्यूमन डिग्निटी को अच्छे से इवेल्युएट कर, अच्छे से उनके साथ ट्रीट करे प्रॉपरली तरीके से, ठीक है, और उनकी टेक केयर करे। कहते हैं कि ये काफ़ी जो है हर इंसान की जो है इसकी अपनी क्या होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और हमें अपने मतलब के लिए उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। अपना एम को फुलफ़िल करने के लिए, अपने मीन्स को पूरा करने के लिए हमें दूसरों के साथ जो है अच्छे से बर्ताव होना चाहिए, दूसरे के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए अपने मतलब के लिए, ठीक है। ऐसा बोलते कहते क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक यूनिक एक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को होती है, और हर एक जो है नो वन सुपीरियर टू अदर्स, ठीक है। हर एक जो है कहीं ना किसी वे में उसके पास टैलेंट होता ही है। तो जो मैंने आपको ये बताया जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी, तो इसका जो है आप एक कंसेप्ट को ऐड कर देना ये वाला, तो वो है एरिस्टोटल क्या करते, जस्टिफाई करते। थ्योरी ऑफ स्लेवरी आल्सो प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर मिथ, लाइक जो मिथ थे बताए, क्या बताए थे, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म मतलब परोपकारी तानाशाही। जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने इंडिया को क्या बोला कि हम आपके जो है काम अफेयर्स में हम पार्टिसिपेट होंगे और हम आपके लिए वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ऐसा बोला था झूठ बोल के एक किस्म का, क्योंकि तानाशाही करना चाहते थे, हमारे राजपाट जो है लेना चाहते थे ब्रिटिश। इस तरह से उन्होंने एक मिथ बताया, ठीक है। ये तीनों जो कंसेप्ट है ये तीनों एक दूसरे, ये तीनों जो है ये एक ही मतलब है इनका। और सेकंड क्या बोला, वाइट मैन बर्डन, मतलब ब्रिटिश समझते थे जो इंडिया है हम हमारे लिए क्या है, बर्डन है, क्योंकि इंडिया क्या है, बारबेरियन है, इनको सेटल होने का पता नहीं, इनको रहने रुहने का पता नहीं है, और ये एजुकेटेड भी नहीं है, तो ये क्या है, बारबेरियन है, ऐसा समझते थे और अपने आप ही एक बर्डन की तरह समझते थे।
और थर्ड इज सिविलाइजिंग मिशन। इसका मतलब कि ये बोलते हैं ब्रिटिश कि इनको क्या करना पड़ेगा, सिविलाइज करना पड़ेगा। इनका एक मिशन है कि हम इनको एजुकेट करेंगे ताकि ये सिविलाइज्ड हो, अच्छे वे में रहे। ठीक है, ये मतलब इसका बस इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो थियोरी ऑफ लॉ भी पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाला, ये टॉपिक हमारे रहते हैं बस। और रेवोल्यूशन वाला, उसके बाद हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एरिस्टोटल। तो फिर हम आगे जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर पे आ जाएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो इतना ही था आज का, तो थैंक यू।